हेलो गाइस, मैं कृष्णा बिका आपका स्वागत करता हूं स्टडी लूप में। सो गाइस, हम लोग बचपन से ही तारों को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और कई बार तो ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मन करता है अब तो सीधा एक रॉकेट बना के इन तारों के पास ही चले जाएं। राइट, ये जो अट्रैक्शन है ये अपने साथ लाती है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं सवाल, हज़ारों सवाल कि ये तारे कहाँ से आए, कैसे बने, कब बने। सो गाइज, हम आज इन्हीं कुछ सवालों का आंसर करने का अटेम्प्ट करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक में, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द थियरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ, नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन, third part will be about our solar system and moon, and the last part will be about evolution of earth, lithosphere, atmosphere and origin of life. So let's begin. So guys, साइंटिस्ट जो थे और अर्लियर फिलोसफर्स जो थे वो अर्थ के ओरिजिन को लेके काफ़ी ही ज़्यादा कंसर्न थे। इतने कंसर्न कि उस ज़माने से लेके अब तक की बात करें तो अर्थ के ओरिजिन को लेके हज़ारों थ्योरीज जो हैं सामने आई है। तो आज हम इनमें से ही कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन थ्योरीज़ को जिन्हें कहा जाता है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। गाइस, ये जो थ्योरीज़ हैं ये बांटेंगे 2 हिस्सों में, अर्ली थ्योरीज़ और मॉडर्न थ्योरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम अर्ली थ्योरीज से। अर्ली थ्योरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे नेब्यूलर हाइपोथेसिस के बारे में। जो ये नेब्यूलर हाइपोथेसिस है ये दी गई थी, एक जर्मन फिलोसोफर थे हमारे जिनका नाम था इमैनुअल कांत, उनके द्वारा, और साथ ही एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लाप्लेस। उन्होंने इसको रिवाइज किया था दोबारा से 1796 में। दोस्तों, रिवाइज करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया इस थियरी को, जस्ट इसके अंदर के कुछ डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई किया था। और 1950 के अंदर ओटो श्मिट और कार्ल विजास्कर नाम के 2 साइंटिस्ट्स और थे जिन्होंने अगेन इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया था। अगेन वही बात कि रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने जस्ट इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया था। पहले समझ लेते हैं अब कि ये हाइपोथेसिस थी क्या। इसके अकॉर्डिंग कि डस्ट और गैसेस का एक बहुत बड़ा क्लाउड था जिसे कहा गया नेबुला, और नेबुला जो था उसके अंदर अलग अलग डेंसिटीज़ होने की वजह से ग्रेविटी जो थी एक्ट कर रही थी, और उसी सेल्फ ग्रेविटी ने इस जो क्लाउड था इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये क्लाउड जो था एक डिस्क जैसी शेप में बदल गया, और उस डिस्क ने धीरे धीरे चलते हुए रोटेट करना शुरू कर दिया। अब रोटेशन के साथ साथ ये जो डिस्क का सेंट्रल मास था जो वो अब साथ में कंडेंस होते हुए क्या होने लग गया, बीच में ही एक प्रोटोसन बनाने लग गया, या प्रोटो स्टार कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल था बचा हुआ डिस्क में, डस्ट या गैसेस का कह लीजिए, वो आपस में कोलैप्स और कोलाइड करने लग गया, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी यहाँ पे काम कर रही थी। तो इसी ने प्रोटो प्लैनेट्स या मून वगैरह को जन्म देना शुरू कर दिया। तो ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस। जो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस थी, हम कह सकते हैं कि उसने कहीं ना कहीं एक जस्ट नींव रख दी थी आने वाली थियरीज़ के लिए। जैसे कि हमारी जो अगली थियरी जो प्लैनेटेसिमल थियरी है वो भी कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेटेड थी। ये जो थियरी थी इसको दिया था 2 साइंटिस्ट थे, कैम्बरलेन और मोल्टन। उन्होंने ये थियरी दी गई थी 1905 के अंदर। अब ये थियरी जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, और कह सकते हैं थोड़ा सा आपको एक एक्सटेंशन लगेगा नेबुलर हाइपोथेसिस का ही। ये थियरी कहती थी कि जब सन था उसके साथ साथ एक वॉन्डरिंग स्टार था, और ये जो वॉन्डरिंग स्टार था ये एक टाइम पे सन के पास से गुजरा, और जब ये सन के पास से गुजरा इसने सन से एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकाल ली
जो उसके डस्ट और गैसेस थी उससे एक सिगार शेप एक्सटेंशन निकाल दी, जो वहीं पे सन के साथ रिवॉल्व होना शुरू हो गई। और रिवॉल्व होते होते धीरे धीरे ये कंडेंस होती जा रही थी, और कंडेंस होते होते इसने एक डिस्क टाइप शेप ले ली। और डिस्क टाइप शेप लेते ही इसने वही अगेन नेबुलर हाइपोथेसिस का एक्सटेंशन कि प्लैनेटेसिमल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, जो आगे जाके प्रोटो प्लैनेट, प्रोटो मून्स और प्रोटो स्टार्स बने थे। सर जेम्स जीन्स और हैरल्ड जेफरी जो थे उन्होंने भी इसी थ्योरी को सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो एक थ्योरी दी थी जिसे टाइडल थ्योरी कहा जाता है, इसी की एक्सटेंशन थी। तो इन दोनों थ्योरीज़ को मिला के कहा जाता है बाइनरी थ्योरीज़। बाइनरी थ्योरीज़ इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसके अंदर हम दो स्टार्स की बात कर रहे हैं, सन और जो दूसरा स्टार उसके पास से निकला था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। सो गाइस, ये जो अर्ली थियरीज़ थी इन्हें इतना ज़्यादा माना नहीं जाता। ऑब्वियसली ये तो आप अभी चैप्टर पढ़ लें, लेकिन साइंटिस्ट की फील्ड में इस थियरीज़ को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, बिकॉज इन थियरीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तभी इन्हें आजकल फॉलो नहीं किया जाता। ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये जो थियरीज़ थी ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर कंसर्न थी अर्थ के बारे में रादर देन यूनिवर्स एज अ होल, और इसी के कारण कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका ये थियरीज़ आंसर कर ही नहीं पाई थी। और दूसरी बात ये थी कि ये थियरीज़ जो हैं इन्हीं सब चीज़ों के चलते वाइडली एक्सेप्टेबल कभी भी नहीं बन पाई, क्योंकि इनकी हर थियरी की एक अलग अप्रोच थी और अलग टारगेट था। यूनिवर्स को एज अ होल नहीं देख रही थी ये। तो इसी के लिए ज़रूरत महसूस हुई मॉडर्न थियरीज़ की जो यूनिवर्स को एज अ होल देखें और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसी के चलते हमारे पास आई सबसे फेमस थियरी, द बिग बैंग थियरी। तो ये जो बिग बैंग थियरी थी इसे कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थियरी हाइपोथेसिस भी, और बिग बैंग थियरी दी गई थी 1920 के अंदर। 1920 के अंदर ये थियरी दी गई थी एडविन हबल द्वारा। सो ये थियरी कहती क्या है बेसिकली, एक बार समझ लेते हैं ब्रीफली क्या कह रही है। ये थियरी कह रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा गुजरेगा ओवर द टाइम, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, और गैलेक्सीज़ के साथ साथ जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सारे के सारे टाइम के साथ एक्सपेंड होते रहेंगे। और ये एक्सपेंशन जो है हमेशा चलता रहेगा, कभी भी एक्सपेंशन रुकेगा नहीं। और जिस टाइम की जितनी स्पीड रहेगी ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट रहने ही वाली है, लेकिन टाइम के साथ ही एक्सपेंशन चलता ही रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। ये कहा जाता है बिग बैंग थियरी में। तो ब्रीफली समझें और ज़्यादा तो कहा जाता है कि एक टाइनी बॉल थी जिसकी वॉल्यूम बहुत ही अनइमेजिनेबली स्मॉल थी। इन्फिनाइट टेम्परेचर था इस बॉल के अंदर, और साथ ही साथ इन्फिनाइट डेंसिटी थी इस बॉल की। तो एक दिन हुआ क्या, एक टाइम पीरियड पे, कि ये जो बॉल थी धीरे धीरे एकदम से एक्सप्लोड हो गई, और इस एक्सप्लोजन को कहा गया बिग बैंग। और इसी के चलते यूनिवर्स ने जो था एक्सपेंड होना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये जो बिग बैंग का इवेंट था हुआ था, और पहला एटम जो था यूनिवर्स का पूरा, वो बिग बैंग के 3 मिनट बाद ही जस्ट बन गया था। और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लग गया, और कुछ 3 लाख साल बाद बिग बैंग के टेम्परेचर 4500 केल्विन के आसपास आ गया, जिससे उसने मैटर को जन्म दिया और यूनिवर्स पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया था। और कहा जाता है इसके बारे में सबसे अगर इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करें हम, तो कहा जाता है ये जितना भी एक्सपेंशन है यूनिवर्स का जो बिग बैंग के बाद से शुरू हुआ है, ये एक्सपेंशन इवन आज भी कॉन्टिन्यूड है। जी हाँ, बिल्कुल, कि आपने सुना भी होगा इसके बारे में काफ़ी बार कि ये जो एक्सपेंशन है आज तक कंटिन्यू कर रहा है और आगे भी करता ही रहेगा, ऑब्वियसली कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये था बिग बैंग थियरी के बारे में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। सो जो नेक्स्ट हमारी थियरी थी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को पर्सनली, और मतलब आप खुद भी पढ़िए उसको, जिसको कहा जाता है हॉयल्स स्टेडी स्टेट थियरी। ये सबसे इजी थियरी है, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग है इस थियरी की। कहा जाता है
इसमें कि यूनिवर्स जो था हमेशा रफली मतलब हर टाइम पे एक सेम था, जैसा अभी है, ये पास्ट में भी ऐसा था, ये फ्यूचर में भी ऐसे होने वाला है, मतलब हर टाइम पीरियड पे एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये यूनिवर्स सेम रहने वाला है जी। सो अगर एक डिफरेंस की बात कर लें हम एवोल्यूशन थियोरी जो थी हमारी और स्टेडी स्टेट थियोरी के बारे में, तो इनका डिफरेंस एक समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें बिग बैंग थियोरी से, टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर। सो इसके लिए क्या है कि जो एवोल्यूशन थियोरी है वो कहती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे जो डेंसिटी है मैटर की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, मैटर की डेंसिटी कम होती जाएगी टाइम के साथ। और स्टेडी स्टेट थियोरी कहती है कि ओवर द टाइम जो डेंसिटी है मैटर की वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ये स्टेडी स्टेट थियोरी कहती है। सो ऑब्वियसली क्लियर है, यहीं से पढ़ते हुए समझ आ रहा है कि जो एवोल्यूशन थियोरी है उसको रिलेटेड जो थे एविडेंसेस ज़्यादा थे, तो आज के टाइम पे इसी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिवाइज करते रहें, हासिल करते रहें। जय हिंद।